राजधानी योद्धाओं, जय हिंद, जय राजधानी। मैं राम अवतार यादव राजधानी फाउंडा पसकोडिया से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ हॉर्टिकल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, हॉर्टिकल्चर कहते किसे हैं, यहाँ पे बात करें तो हॉर्टिकल्चर जो वर्ड, हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा का वर्ड है। अगर किसी भी शब्द के एंड में कल्चर शब्द हो तो वो होगा लैटिन भाषा का शब्द, और जिस भी शब्द के एंड में नोमी या लोजी हो वो होगा ग्रीक भाषा का शब्द। तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में कल्चर शब्द है तो ये हो रहा है किसका, लैटिन भाषा का। इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, हॉर्टस प्लस कल्चर से। हॉर्टस मीन्स होता है उद्यान और कल्चर मीन्स होता है टू कल्टीवेशन या खेती करना। अब हॉर्टिकल्चर कहते किसे, हॉर्टिकल्चर ब्रांच किसकी है, एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर की तीन ब्रांच है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो अपन बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर कहते किसे हैं कि ब्रांच एग्रीकल्चर की, तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल, सब्जियां व फूलों का अध्ययन एक वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। अब हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, हॉर्टस प्लस कल्चर। हॉर्टस मींस उद्यान और कल्चर मींस टू कल्टीवेशन, खेती करना। अंग्रेजी के शब्द गार्डन की उत्पत्ति गिरडान से हुई है जिसका अर्थ होता है घेरना। हॉर्टिकल्चर शब्द 17वीं शताब्दी में प्रचलन में आया था। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की बात करें तो उद्यान विज्ञान की मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं। फर्स्ट है पोमोलॉजी, सेकंड ओलेरिकल्चर, थर्ड फ्लोरिकल्चर और फोर्थ पीएचटी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इनमें फर्स्ट देखते हैं अपन ओलेरिकल्चर, सब्जी विज्ञान। अब लास्ट टाइम जेट में जो क्वेश्चन आया था जेट 2019 में, वो आया था पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी, इन तीनों में कभी भी एग्जामिनर ये नहीं देगा कि सब्जी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। हमेशा यहाँ पे टर्म यूज करेगा ओलेरिकल्चर, कि ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे सब्जी विज्ञान की बात करें तो सब्जी विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं ओलेरिकल्चर। तो ओलेरिकल्चर की बात करें, ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाएगा, सब्जियों का, क्योंकि ओलेरिकल्चर को हिंदी में कहते हैं सब्जी विज्ञान। क्वेश्चन केवल इतना ही आना है यहाँ से कि ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर में किसका किया जाता है, या पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। या फिर ये जो 4 ब्रांच है, ये जैसे ओलेरिकल्चर है, ओलेरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, फ्लोरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे ओलेरिकल्चर की बात करें वो आ गया जिस भी शब्द के एंड में कल्चर शब्द होता है कौन सी भाषा का होगा, लैटिन का। तो यहाँ पे ओलेरिकल्चर में एंड में कल्चर है तो ये कौन सी भाषा का शब्द हुआ, लैटिन भाषा का शब्द हुआ। इसकी उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर हुई है, ओलेरिस प्लस कल्चर। ओलेरिस मींस क्या हो गया, सब्जी, और कल्चर मींस खेती करना। सेकंड है पुष्प विज्ञान, पुष्प विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। कभी भी एग्जामिनर ये नहीं देगा कि फूल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, एग्जाम में आता है फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फ्लोरिकल्चर में किसका किया जाएगा, पुष्पों का। अब यहाँ पे बात करें किस भाषा का शब्द है, तो वही एंड में कौन सा शब्द है, कल्चर। कल्चर है तो कौन सी भाषा का शब्द होगा, लैटिन भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति भी 2 शब्दों से मिलकर हुई है, फ्लावर प्लस कल्चर। फ्लोर मींस फूल और कल्चर मींस टू कल्टीवेशन, खेती करना। तीसरी ब्रांच है पोमोलॉजी। अब पोमोलॉजी लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी को हिंदी में कहते हैं फल विज्ञान। कभी एग्जामिनर ऐसा देगा नहीं कि फल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, फल विज्ञान में फलों को किया जाता है। तो हमेशा एग्जामिनर इंग्लिश टर्म यूज करता है, यानी कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में किसका किया जाएगा, फलों को, क्योंकि हिंदी में कहते हैं इसे फल विज्ञान। जिस भी शब्द के एंड में लॉजी या नोमी शब्द होता है वो कौन सी भाषा का होगा, ग्रीक भाषा का। तो यहाँ पे पोमोलॉजी के एंड में लॉजी शब्द है तो कौन सी भाषा का होगा, ग्रीक का। लेकिन ऑल ओवर एग्रीकल्चर में पोमोलॉजी वर्ड ऐसा है जो ग्रीक एवं लैटिन दोनों भाषाओं का शब्द है। अब इसका रीजन क्या है वो देखिएगा। पोमोलॉजी की उत्पत्ति हुई है पोमम प्लस लॉजी से। अब पोमम शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हुई है पोम फ्रूट से, और पोम फ्रूट जो है वो है लैटिन भाषा का और लॉजी है ग्रीक भाषा का। इसलिए पोमोलॉजी वर्ड
ग्रीक एवं लैटिन दोनों भाषाओं का शब्द है। ऑल ओवर एग्रीकल्चर में पोमोलॉजी वर्ड ऐसा है जो ग्रीक एवं लैटिन दोनों भाषाओं का शब्द है। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीक, सेकंड है लैटिन, थर्ड है अरेबिक, फोर्थ है संस्कृत। चार ऑप्शंस अलग अलग आ गए, दोनों ऑप्शन नहीं है। तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है वो देनी है अपने को ग्रीक को, क्योंकि उस कंडीशन में अपने को देखना है कि एंड में कौन सा शब्द है। तो एंड में कौन सा है, लॉजी, तो कौन सी भाषा का शब्द होगा, ग्रीक का। अगर कंडीशन ये हो, क्वेश्चन आ गया पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन में आ गया ग्रीक, सेकंड में आ गया लैटिन, थर्ड में आ गया उपरोक्त दोनों और फोर्थ में आ गया कोई नहीं, उस कंडीशन में उसका आंसर आना है उपरोक्त दोनों। पोमोलॉजी ये ग्रीक एवं लैटिन दोनों भाषाओं का शब्द है। इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई, पोमम प्लस लॉजी। पोमम मींस होता है फल और लॉजी मींस टू स्टडी, अध्ययन करना। हॉर्टिकल्चर की चौथी ब्रांच है पीएचटी। पीएचटी का अर्थ होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट मींस हो गया बाद में, हार्वेस्ट यानी तुड़ाई और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, यानी कि तुड़ाई के पश्चात की जाने वाली तकनीक। इसमें जैसे तुड़ाई के पश्चात जैसे टोमेटो सॉस बनाना है, तो टोमेटो सॉस ऐसा तो है नहीं कि पौधे के पास में गए और पौधे के ऊपर ही बना रहे, तो हार्वेस्ट करने के बाद में टोमेटो सॉस बनाएंगे। तो कोई भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है वो हार्वेस्टिंग करने के बाद में बनाया जा रहा है, तो जो भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं वो सब आते हैं पीएचटी में, जैसे जैम, जेली, मुरब्बा, अचार एक्सेट्रा। अब बात करते हैं जो अपना मेन टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स तैयार है तो हॉर्टिकल्चर के 6 से 8 क्वेश्चंस तैयार है। क्लासिफिकेशन याद कर लो, हॉर्टिकल्चर का लगभग 50% मैटर आपको याद हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब क्लासिफिकेशन में आ गए, एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं है, इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन की। तो हॉर्टिकल्चर का जो मेन बेस है वो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन याद हो गया, इसका मतलब कंप्लीट हॉर्टिकल्चर आपके याद हो गई। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण। अब बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में जितने भी अपने सिलेबस में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, उन सभी का एक टेबल बना रखा है। उसमें जो भी सिलेबस में उन सबका कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन एंड क्रोमोसोम नंबर। अब जब अपन फ्रूट्स पढ़ेंगे, वेजिटेबल्स पढ़ेंगे, तभी वापस रिपीट होंगे। तो जैसे मान लीजिएगा, सपोज कीजिएगा यहाँ पे आम है। अब इस टेबल में एक क्रॉप के 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया आम का बोटेनिकल नेम का, सेकंड क्वेश्चन बन गया आम की फैमिली का, थर्ड क्वेश्चन बन गया आम के ओरिजिन का और फोर्थ क्वेश्चन बन गया आम के गुणसूत्रों की संख्या। 4 क्वेश्चन एक क्रॉप के बन रहे हैं, यानी कि इस प्रकार जितने भी अपने सिलेबस में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स हैं उन सभी का इसी के अकॉर्डिंग प्रत्येक के 4 क्वेश्चंस इस टेबल में आएंगे। अब अपन सीक्वेंस वाइज देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्रॉप है मैंगो। मैंगो का बोटेनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका, फैमिली हो गई एनाकार्डियेसी, ओरिजिन इंडो बर्मा भारत, क्रोमोसोम नंबर 40। सबसे इंपॉर्टेंट है मैंगो की फैमिली। अब देखिएगा एग्जाम में बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में एक क्वेश्चन आना है, 99% या तो क्वेश्चन फैमिली में से आना है या ओरिजिन में से। मैं बात मैंगो की नहीं कर रहा, कंप्लीट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात कर रहा हूं। कंप्लीट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में एक क्वेश्चन आना है, 99% या तो फैमिली में से। फैमिली में अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उस कंडीशन में वो क्वेश्चन आता है ओरिजिन में से, लेकिन एक क्वेश्चन 100% बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में आना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्रॉप आम था अपना, आम की बात कर ली अपन ने। सेकंड है पपीता। पपीता के भी वही आम की तरह 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रत्येक क्रॉप के 4 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पपीता का बोटेनिकल नेम हो गया केरी का पपाया, फैमिली हो गई केरी केसी, ओरिजिन हो गया मध्य अमेरिका या मैक्सिको और गुणसूत्रों की संख्या हो गई 18। नेक्स्ट है अनार, पोमग्रेनेट। अनार का बोटेनिकल नेम है पुनिका ग्रेनेटम, फैमिली है पुनिकेसी, ओरिजिन है ईरान और क्रोमोसोम नंबर है 18। इसी प्रकार है खजूर। खजूर का बोटेनिकल नेम है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, फैमिली हो गई अरेकेसी या पामेसी, ओरिजिन इराक और गुणसूत्रों की संख्या 36। अब देखिएगा एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट अनार और खजूर, इन दोनों के जो ओरिजिन है इनमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अनार का ओरिजिन है ईरान, अनार का क्या होगा ईरान, और खजूर का ओरिजिन है इराक। खजूर का ओरिजिन क्या होगा इराक और अनार का होगा ईरान। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है।
अनार और खजूर दोनों का ओरिजिन। तो अनार का ओरिजिन तो क्या होगा, ईरान, और खजूर का ओरिजिन क्या होगा, इराक। नेक्स्ट देखते हैं नींबू। अब नींबू की बात करें, नींबू, संतरा और माल्टा, इन तीनों के बोटेनिकल नेम इंपॉर्टेंट है। आईसीएआर में कई बार नींबू, संतरा और माल्टा के बोटेनिकल नेम पूछे गए हैं। इनमें फर्स्ट है नींबू। नींबू का बोटेनिकल नेम होगा सिट्रस ओरेंटिफोलिया, फैमिली होगी रूटेसी, ओरिजिन होगा भारत और गुणसूत्रों की संख्या होगी 18। नींबू वर्ग के जितने भी फल है, नींबू हो, संतरा हो, माल्टा हो, सभी की फैमिली होगी रूटेसी और सभी के क्रोमोसोम नंबर होंगे 18। सेकंड है संतरा। संतरा का बोटेनिकल नेम है सिट्रस रेटिकुलेटा। क्या होगा बोटेनिकल नेम, सिट्रस रेटिकुलेटा, फैमिली है रूटेसी, ओरिजिन है चीन और वही क्रोमोसोम नंबर है 18। नेक्स्ट है माल्टा, स्वीट ऑरेंज। माल्टा का बोटेनिकल नेम सिट्रस साइनेंसिस, फैमिली वही रूटेसी जो नींबू और संतरा की है, ओरिजिन चीन और क्रोमोसोम नंबर 18। नेक्स्ट है बेर। बेर का बोटेनिकल नेम होगा जिजीफस मोरेसियाना। जिजीफस मोरेसियाना, फैमिली होगी रेमनेसी। बेर की फैमिली इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ओरिजिन होगा मध्य एशिया और क्रोमोसोम नंबर होंगे 48। अब देखिएगा मैंने कोष्टक में लिखा है 4x। 4x मींस क्या होता है, टेट्राप्लॉइड, यानी कि बेर जो होता है वो चतुर्गुणित होता है। बेर क्या होता है, चतुर्गुणित, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 4x। अब देखिएगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया था पोटैटो का, आलू का, और आलू में से क्वेश्चन पूछा गया था आलू के बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। अब देखिएगा आलू के क्रोमोसोम नंबर होते हैं 48 और आलू भी क्या होता है, टेट्राप्लॉइड, चतुर्गुणित। आलू भी चतुर्गुणित होता है। यहाँ पे बेर की बात करें, बेर भी वही चतुर्गुणित है, टेट्राप्लॉइड है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आलू के बेसिक क्रोमोसोम नंबर। जैसे अपने को आलू के बेसिक क्रोमोसोम नंबर देखने हैं, तो जैसे पोटैटो के टोटल गुणसूत्र हो गए 48 और ये होता है 4x यानी कि टेट्राप्लॉइड। अब इसके बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो देखो बेसिक क्रोमोसोम नंबर कहते हैं x को, बेसिक किसे कहते हैं, x को। तो यहाँ पे 48 कितने के हैं, 4x के हैं, और बेसिक कह रहे हैं अपन सिंगल x को, तो 4x के 48 है, तो सिंगल x के कितने होंगे, टोटल 48 है, 48 है 4x के, तो सिंगल x के ज्ञात करने के लिए 48 में भाग देंगे 4 का, कितने आ गए 12। आलू के बेसिक गुणसूत्र कितने हो गए, 12 हो गए। अगर बात करें हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर की, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कहते हैं n को, ये 48 है, ये 2n है। अब सिंगल n की बात करें तो वही 48 में अपन भाग देंगे कितने का, 2 का, कितने आ गए 24 तो हो गए इसके हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, और इसके 12 हो गए, 12 हो गए बेसिक क्रोमोसोम नंबर। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में जो क्वेश्चन आया था वो यह आया था कि आलू के बेसिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो बेसिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। समझ में आ गया सभी के। इसी प्रकार देखा जाए बेर के क्रोमोसोम नंबर होते हैं 48, वही 4x है। अब 4x है तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर निकालने के लिए वही क्या करेंगे अपन, 48 में कितने का भाग लगाएंगे, 4 का, कितने आ गए 12। बेर के भी बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, 12, और हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर हो गए 24। नेक्स्ट देखते हैं केला। केला का बोटेनिकल नेम है मूसा पैराडीसिएका। क्या होगा बोटेनिकल नेम, मूसा पैराडीसिएका, फैमिली होगी मुजेसी, ओरिजिन होगा साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें वो दोनों ऑप्शन में आते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया भी ऑप्शन में आता है और दक्षिणी पश्चिमी एशिया भी ऑप्शन में आता है। याद रखिएगा केला का जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्रोमोसोम नंबर है 33। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने बेर में तो 4x कोष्टक में लिखा था और यहाँ पे केला में लिख रहा हूं 3x, यानी कि केले की जो स्पीसीज है वो है ट्रिप्लोइड, त्रिगुणित होती है, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 3x। अब केले की एक लेडी फिंगर स्पीसीज ऐसी भी है जो डिप्लोइड है और सभी केले की प्रजातियां होती हैं ट्रिप्लोइड, इसलिए मैंने लिख दिया 3x। नेक्स्ट देखते हैं आंवला। अनोला की बात करें, बोटेनिकल नेम है एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। क्या होगा, एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, फैमिली होगी यूफोरबिएसी।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है आंवला की फैमिली। अब अपन कई बार एग्जाम इन आंवला ऑप्शन में नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे अपन जो फ्रूट्स के अन्य नाम देखेंगे, यानी कि आंवले को कहते हैं इंडियन गूसबेरी। अभी लास्ट टाइम डब्ल्यूओ में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इंडियन गूसबेरी का कुल क्या होता है। अब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि इंडियन गूसबेरी होती क्या है। अब इंडियन गूसबेरी कहते किसे, आंवला को। अब जिसको ये पता था कि इंडियन गूसबेरी आंवला कहते हैं, उसका क्वेश्चन सही हो गया, और जिसको यही नहीं पता कि इंडियन गूसबेरी कहते किसे, उसको फैमिली का कैसे पता चलेगा। तो अभी नेक्स्ट अपन जो स्लाइड देखेंगे उसमें आएगा अन्य नाम। तो अन्य नाम में से भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो भी अपने को याद रखने। तो यहाँ पे जो आंवला है, आंवला का बोटेनिकल नेम है एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, फैमिली होगी यूफोर्बिएसी, ओरिजिन होगा भारत, और क्रोमोसोम नंबर होंगे 28। नेक्स्ट है बेल, बेल पत्तर, बोटेनिकल नेम है इसका एगेल मार्मेलोस, फैमिली होगी रूटेसी। यहाँ पे स है, इसको लिख देना रूटेसी, फैमिली होगी रूटेसी, ओरिजिन होगा भारत, क्रोमोसोम नंबर 18। नेक्स्ट है चीकू, सपोटा जिसे कहते हैं, चीकू का बोटेनिकल नेम है एचरस सपोटा, फैमिली है सपोटिएसी, ओरिजिन है मैक्सिको, और गुणसूत्रों की संख्या है 26। नेक्स्ट है अंगूर, ग्रेप, अंगूर का बोटेनिकल नेम है वाइटिस विनिफेरा, फैमिली होगी वाइटेसी, यह ऑप्शन में आता है विटेसी, वाइटेसी या विटेसी, ओरिजिन होगा रूस का आर्मेनिया क्षेत्र, ओरिजिन क्या होगा, रूस का आर्मेनिया क्षेत्र, और क्रोमोसोम नंबर होंगे 38। अब देखिएगा कई बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा इसके क्रोमोसोम नंबर 40। ग्रेप की जो लगभग प्रजाति है उनके क्रोमोसोम नंबर 38 होते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी है जिनके 40 होते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है अंगूर के सामान्य गुणसूत्रों की संख्या, उस कंडीशन में 38 ही आपको करने हैं, 40 नहीं करने। नेक्स्ट है अमरूद, अमरूद का बोटेनिकल नेम है सीडियम गवाजा, फैमिली होगी मिर्टेसी, ओरिजिन पेरू दक्षिणी अमेरिका, और क्रोमोसोम नंबर है 22। इतनी देर अपन ने बात की फ्रूट्स की, अपन बात करने जा रहे हैं सब्जियों की। तो इसमें अगर बात करें तो प्रत्येक क्रॉप के वही फलों की तरह 4 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। फर्स्ट बोटेनिकल नेम का, सेकंड फैमिली का, थर्ड ओरिजिन का, और फोर्थ क्रोमोसोम नंबर का। तो सिलेबस में जितनी भी सब्जियां हैं सभी का क्लासिफिकेशन यहाँ पे नोट कर रखा है। तो इसमें फर्स्ट है टमाटर, टोमेटो, टोमेटो का बोटेनिकल नेम है लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम, क्या होगा, लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम, फैमिली होगी सोलेनेसी, ओरिजिन होगा पेरू दक्षिणी अमेरिका, और क्रोमोसोम नंबर होंगे 24। इसी प्रकार देखिएगा ब्रिंजल बैंगन, बैंगन का बोटेनिकल नेम है सोलेनम मेलोंजना, फैमिली होगी वही सोलेनेसी, ओरिजिन भारत, और क्रोमोसोम नंबर 24। नेक्स्ट है मिर्च, मिर्च का बोटेनिकल नेम है कैप्सिकम एनम। अब देखिएगा एक तो अपनी तीखी मिर्च होती है, एक शिमला मिर्च होती है। जो तीखी मिर्च है उसका बोटेनिकल नेम है कैप्सिकम एनम, और शिमला मिर्च का है कैप्सिकम फ्रेटेसेंस। शिमला मिर्च का क्या होगा, कैप्सिकम फ्रेटेसेंस, और तीखी मिर्च का है कैप्सिकम एनम, फैमिली वही सोलेनेसी, ओरिजिन मैक्सिको, क्रोमोसोम नंबर 24। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, फूल गोभी का बोटेनिकल नेम होगा ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म बोट्राइटिस। अब देखिएगा एग्जाम में बहुत बार फूल गोभी और पत्ता गोभी का बोटेनिकल नेम पूछा गया है। फूल गोभी में स्पीसीज होगी बोट्राइटिस, और पत्ता गोभी में होगी केपिटाटा। याद रखिएगा फूल गोभी का बोटेनिकल नेम तो क्या है, ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म बोट्राइटिस, फैमिली होगी क्रूसीफेरी, या इसका दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, ओरिजिन होगा मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, क्रोमोसोम नंबर होंगे 18। नेक्स्ट है पत्ता गोभी, पत्ता गोभी का बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म केपिटाटा। इसमें देखना, ध्यान देना, कॉलीफ्लावर में तो क्या है, बोट्राइटिस स्पीसीज है, और केबेज में है केपिटाटा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। पत्ता गोभी की फैमिली वही क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी, ओरिजिन होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, और गुणसूत्रों की संख्या होगी 18। नेक्स्ट है भिंडी, भिंडी का बोटेनिकल नेम है एबल मोस्कैस एस्कुलेंटम, क्या होगा, एबल मोस्कैस एस्कुलेंटम, फैमिली होगी मालवेसी, ओरिजिन होगा अफ्रीका,
और क्रोमोसोम नंबर 130। नेक्स्ट है गाजर। कैरेट की बात करें, बोटेनिकल नेम होगा डाकस कैरोटा, फैमिली होगी अम्बेलिफेरी, और अम्बेलिफेरी का दूसरा नाम है एपिएसी। अम्बेलिफेरी या एपिएसी, ओरिजिन होगा अफगानिस्तान और क्रोमोसोम नंबर 18। नेक्स्ट है मूली। रेडिस की बात करें, मूली का बोटेनिकल नेम है रेफेनस सेटाइवस, फैमिली होगी क्रूसीफेरी, ओरिजिन यूरोप और क्रोमोसोम नंबर 18। याद रखिएगा, गाजर और मूली का ओरिजिन एग्जाम में पूछा जाता है। गाजर का ओरिजिन है अफगानिस्तान और मूली का ओरिजिन है यूरोप। नेक्स्ट है प्याज। प्याज का बोटेनिकल नेम है एलियम सीपा। क्या होगा? एलियम सीपा, फैमिली होगी एलिएसी, ओरिजिन सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, और गुणसूत्रों की संख्या होगी 16। नेक्स्ट है लहसुन। लहसुन का बोटेनिकल नेम है एलियम सेटाइवम। क्या होगा? एलियम सेटाइवम, फैमिली हुई एलिएसी, ओरिजिन मध्य एशिया और क्रोमोसोम नंबर 16। नेक्स्ट है खीरा, कुकुम्बर। खीरा, खरबूजा और तरबूज, इन तीनों के बोटेनिकल नेम में कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा, तीनों में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बोटेनिकल नेम का। खीरा, खरबूजा और तरबूज। यहाँ पे खीरा का बोटेनिकल नेम है कुकुमिस सेटाइवस। क्या होगा खीरा का? कुकुमिस सेटाइवस। खरबूजा का होगा कुकुमिस मेलो और तरबूज का होगा सिट्रुलस लेनेटस। तो यहां बात करें खीरा की, बोटेनिकल नेम है कुकुमिस सेटाइवस, फैमिली कुकुरबिटेसी, ओरिजिन भारत और क्रोमोसोम नंबर 14। नेक्स्ट है खरबूजा। खरबूजा का बोटेनिकल नेम है कुकुमिस मेलो, फैमिली कुकुरबिटेसी, ओरिजिन भारत और क्रोमोसोम नंबर 24। अब देखिएगा, इसमें भी आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग क्रोमोसोम नंबर मिलेंगे। कई बुक्स में खरबूजा के क्रोमोसोम नंबर मिलेंगे 22 और तरबूज के मिलेंगे 24, लेकिन आपको याद रखना है खरबूजा के 24। तरबूज की बात करें, तरबूज का बोटेनिकल नेम है सिट्रुलस लेनेटस। क्या होगा? सिट्रुलस लेनेटस, फैमिली होगी कुकुरबिटेसी, ओरिजिन होगा अफ्रीका और क्रोमोसोम नंबर 22। नेक्स्ट है कद्दू। कद्दू का बोटेनिकल नेम है कुकुरबिटा मोसाटा। क्या होगा? कुकुरबिटा मोसाटा, फैमिली होगी कुकुरबिटेसी, ओरिजिन होगा मैक्सिको, क्रोमोसोम नंबर 40। नेक्स्ट है लौकी, बोटल गार्ड जिसे कहते हैं। लौकी का बोटेनिकल नेम है लेजिनेरिया सीसनेरिया। क्या होगा? लेजिनेरिया सीसनेरिया, फैमिली होगी कुकुरबिटेसी और उत्पत्ति स्थान होगा दक्षिणी अफ्रीका। उत्पत्ति स्थान क्या होगा लौकी का? दक्षिणी अफ्रीका और क्रोमोसोम नंबर होते हैं इसके 22। नेक्स्ट है चिकनी तुरई। नेक्स्ट कौन सी है? चिकनी तुरई। चिकनी तुरई का बोटेनिकल नेम है लूफा सिलिंड्रिका। क्या होगा? लूफा सिलिंड्रिका, फैमिली होगी कुकुरबिटेसी, ओरिजिन होगा एशिया, क्रोमोसोम नंबर 26। अब देखिएगा, तुरई दो प्रकार की होती है, एक तो चिकनी तुरई और एक होती है धारीदार तुरई। धारीदार तुरई, धारीदार तुरई का बोटेनिकल नेम है लूफा एक्यूट गेला। क्या होगा? लूफा एक्यूट गेला, फैमिली होगी कुकुरबिटेसी, ओरिजिन होगा आसाम और क्रोमोसोम नंबर होंगे 26। इसी प्रकार देखिएगा, एक है देसी पालक, एक है देसी पालक, दूसरा है विलायती पालक। देसी पालक का बोटेनिकल नेम है बीटा वल्गैरिस किस्म बेंगालेंसिस। क्या होगा? बीटा वल्गैरिस किस्म बेंगालेंसिस, फैमिली होगी चिनोपोडिएसी, फैमिली क्या होगी? चिनोपोडिएसी, ओरिजिन होगा दक्षिणी अमेरिका। ओरिजिन क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका, क्रोमोसोम नंबर होंगे 18। क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 18। नेक्स्ट है विलायती पालक। विलायती पालक का बोटेनिकल नेम है स्पेनेसिया ओलेरेसिया। क्या होगा? स्पेनेसिया ओलेरेसिया, फैमिली होगी चिनोपोडिएसी, ओरिजिन वही दक्षिणी अमेरिका और क्रोमोसोम नंबर होंगे 12। देसी पालक के क्रोमोसोम नंबर 18 और विलायती पालक के हैं 12। याद रखिएगा। अब बात करते हैं अपन फ्लावर्स की। इतनी देर अपन ने देखा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अब देख रहे हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स में फर्स्ट है रोज, गुलाब। गुलाब का बोटेनिकल नेम है रोजा इंडिका। क्या होगा? रोजा इंडिका, फैमिली होगी रोजेसी, ओरिजिन होगा भारत और क्रोमोसोम नंबर होंगे 14। नेक्स्ट है अफ्रीकन गेंदा। देखो, गेंदा की दो स्पीसीज है, एक है अफ्रीकन गेंदा और दूसरा है फ्रेंच गेंदा। तो अपन बात करें अफ्रीकन गेंदा की। अफ्रीकन गेंदा का बोटेनिकल नेम होता है टगेटस इरेक्टा। क्या होता है?
टगेटस इरेक्टा और फ्रेंच का होता है टगेटस पेटुला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फ्रेंच गेंदा का बॉटेनिकल नेम होगा टगेटस पेटुला। क्या होगा? टगेटस पेटुला। फैमिली होगी कंपोजिटी या एस्ट्रेसी। फैमिली क्या होगी? कंपोजिटी या एस्ट्रेसी। ओरिजिन होगा मैक्सिको और क्रोमोसोम नंबर होंगे 48। इसी प्रकार देखिएगा नेक्स्ट है ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस का बॉटेनिकल नेम है ग्लेडियोलस ग्रांडिफ्लोरा। क्या होगा? ग्लेडियोलस ग्रांडिफ्लोरा। फैमिली होगी इरिडेसी। देखिएगा अभी फर्स्ट ग्रेड लेक्चर एग्जाम में ग्लेडियोलस में से 3 क्वेश्चन आए थे। 3 में से एक क्वेश्चन था ग्लेडियोलस का फैमिली, दूसरा क्वेश्चन था ग्लेडियोलस का ओरिजिन और थर्ड था एक हैप्पी एंड ग्लेडियोलस की वैरायटी पूछी गई थी कि हैप्पी एंड किस फूल की मुख्य किस्म है। तो हैप्पी एंड जो वैरायटी है वो मैंने किसकी? ग्लेडियोलस की। बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर है, देखिएगा इसका बॉटेनिकल नेम है ग्लेडियोलस ग्रांडिफ्लोरा। फैमिली है इरिडेसी, बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली इसकी। ओरिजिन है अफ्रीका और क्रोमोसोम नंबर है 30। नेक्स्ट है गुलदाउदी। गुलदाउदी का बॉटेनिकल नेम होगा क्राइसेंथेमम स्पीसीज। क्राइसेंथेमम स्पीसीज। फैमिली वही कंपोजिटिया एस्ट्रेसी। क्या होगी? कंपोजिटिया एस्ट्रेसी। ओरिजिन होगा चीन। गुलदाउदी का ओरिजिन भी इंपॉर्टेंट है और क्रोमोसोम नंबर होगी 18। ये क्लासिफिकेशन देखा अपन ने, बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रूट टाइप, फल प्रकार के आधार पर। अब देखिएगा लास्ट टाइम जेड 2019 में एग्जाम में क्वेश्चन आया था खाने योग्य भाग में से। एक तो फल का प्रकार फ्रूट टाइप और दूसरा है खाने योग्य भाग। दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आना है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था एडिबल पोर्शन में से, खाने योग्य भाग में से। अब की बार 99% एग्जाम में क्वेश्चन आना है फ्रूट टाइप में से। 99% फ्रूट टाइप में से एग्जाम में क्वेश्चन आना है। ऐसा नहीं कि एडिबल पोर्शन में से क्वेश्चन नहीं आएगा, 1% में एडिबल पोर्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मैं क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम में एडिबल पोर्शन में से क्वेश्चन आया था और अब की बार 99% चांसेस है फ्रूट टाइप में से। दोनों में से 2 क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे कि फ्रूट टाइप में से भी एक क्वेश्चन आ जाए और एडिबल पोर्शन में से भी एक क्वेश्चन आ जाए। दोनों में से एक ही क्वेश्चन आना है। एक क्वेश्चन फर्स्ट बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन में हो गया, सेकंड क्वेश्चन या तो फ्रूट टाइप में से या एडिबल पोर्शन में से। तो यहाँ पे बात करें फ्रूट टाइप की, फर्स्ट है ड्रूप या अस्टिल। जिन फलों में केवल एक सीड होता है, जिन फलों में केवल एक सीड होती है, एक गुट्टी होती है, उनका फ्रूट टाइप होता है ड्रूप या अस्टिल। क्या होता है? ड्रूप या अस्टिल। जो भी ट्रिक्स बता रहा हूं मैं, 99% ये ट्रिक्स इनके ऊपर लागू हो रही है, 1% नहीं भी हो रही। ध्यान देना, जैसे मैंने कहा जिन फलों में एक सीड या एक गुट्टी होती है उनका फ्रूट टाइप कौन सा होता है? ड्रूप या अस्टिल। तो देखिएगा जैसे इनके एग्जाम्पल, एक तो आम। अब आम में एक गुट्टियां बहुत सारी होती है, एक होती है, तो आम का फ्रूट टाइप कौन सा हुआ? ड्रूप या अस्टिल। बेर में भी एक गुट्टी होती है, बेर का फ्रूट टाइप कौन सा हुआ? ड्रूप या अस्टिल। जामुन में भी एक गुट्टी होती है, तो फ्रूट टाइप कौन सा हुआ? ड्रूप या अस्टिल। याद रखिएगा जिन फलों में एक सीड या एक गुट्टी होती है उनका फ्रूट टाइप होता है ड्रूप या अस्टिल। इसी प्रकार देखिएगा नेक्स्ट है सरस या बेरी। इसमें याद रखिएगा जिन फलों में बीजों की संख्या अधिक होती है, बीज बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उनका फ्रूट टाइप होता है सरस या बेरी। क्या होता है कि जिन फलों में बीजों की संख्या अधिक होती है और बीज बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उनका फ्रूट टाइप होता है सरस या बेरी। और जिन फलों में एक सीड या एक गुट्टी होती है उनका फ्रूट टाइप होता है ड्रूप या अस्टिल। तो जैसे सरस या बेरी के एग्जांपल्स की बात करें तो फर्स्ट है केला। अब बनाना में देखिएगा वैसे वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, इसमें भी कहा बहुत सीड होते हैं बनाना में भी। तो बनाना का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम में केला का फ्रूट टाइप पूछा हुआ था कि केला का फल का प्रकार क्या होता है। तो केले क्या होता है? सरस या बेरी। इसी प्रकार देखिएगा पपीता। अब पपीता में ऐसा तो है नहीं कि एक ही सीड होता है, पपीता में छोटे छोटे बहुत सारे सीड होते हैं। तो पपीता का फल का प्रकार क्या हुआ? सरस या बेरी। मैंने कहा जिनमें बीजों की संख्या अधिक होती है और बीज बहुत ही छोटे छोटे, तो बीजों की संख्या बहुत अधिक बीज होते हैं पपीता में, तो पपीता का फल का प्रकार हुआ सरस या बेरी। इसी प्रकार देखिएगा अमरूद। अमरूद में बीजों की संख्या अधिक होती है, अंगूर में भी होती है। चीकू वह सोलेनेसी कुल की सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, इन सभी का फ्रूट टाइप होता है सरस या बेरी। अब देखिएगा ब्लूस्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूस्टा जो फ्रूट टाइप है वो किसका होता है? अनार का। किसका होता है? अनार का। नेक्स्ट है एम्पी सार्क।
एम्फी सार्क होता है बीलू का, जिसे बेलपत्र कहते हैं। एम्फी सार्क किसका होता है? बीलू का। नेक्स्ट है पेपो। अब पेपो का याद रखिएगा, जितने भी कुकुरबिटेसी कुल की सभी क्रॉप्स का फ्रूट टाइप होता है पेपो। जैसे मेनली एग्जाम में पूछा जाता है तरबूज, खरबूजा और ककड़ी, इन तीनों का याद रखिएगा क्या होता है? पेपो। या इसे याद रख सकते हैं कि जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज है। अब तरबूज में 95% वाटर होता है, पानी की मात्रा होती है। तो जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, यह याद रखिएगा, सभी कद्दू वर्गीय फसलें जो है उन सभी का फ्रूट टाइप होता है पेपो। नेक्स्ट है सोरोसिस। अब देखिएगा, इसकी ट्रिक याद रखना कि जिन फलों के ऊपर कांटे पाए जाते हैं उनका फ्रूट टाइप होता है सोरोसिस। क्या होता है? सोरोसिस। जिन फलों के ऊपर कांटे पाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल है पाइनएप्पल। अब अनानास जो होता है, पाइनएप्पल जो होता है, उसके ऊपर कांटे होते हैं। इसी प्रकार है कटहल, कटहल के ऊपर भी कांटे होते हैं। तो जिन फलों के ऊपर कांटे होते हैं उनका फ्रूट टाइप होता है सोरोसिस। तो फर्स्ट अपन ने देखा ड्रूपिया अस्टिल, यानी कि जिनमें एक सीड होता है उनका ड्रूपिया अस्टिल होगा। जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे सीड होते हैं उनका होगा सरसिया बेरी। अनार का होता है ब्लूस्टा, बीलू का होता है एम्पिसार। और जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, कुकुरबिटेसी कुल की जो क्रॉप्स है, उनका होता है पेपो। और जिनमें के ऊपर कांटे पाए जाते हैं, जैसे पाइनएप्पल, कटहल, का होता है सोरोसिस। नेक्स्ट है कैप्सूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंवला और भिंडी, इन दोनों का फ्रूट टाइप होता है कैप्सूल। क्या होता है? कैप्सूल। आंवला और भिंडी का क्या होता है? कैप्सूल। इसी प्रकार देखिएगा, नेक्स्ट है हेस्पेरेडियम। जितने भी नींबू वर्गीय फल है, अब नींबू वर्गीय में चाहे नींबू हो, संतरा हो या माल्टा हो, इन सभी का फ्रूट टाइप होता है हेस्पेरेडियम। क्या होता है नींबू वर्गीय फलों का? हेस्पेरेडियम। नेक्स्ट है सिलिकोआ। सिलिकोआ होता है गोभी वर्गीय सब्जियों का। किसका होता है? गोभी वर्गीय सब्जियां और सरसों। नेक्स्ट है सीजोकार। सीजोकार, अब देखिएगा, जैसे गाजर, धनिया, जीरा, सौंफ, इन सभी का फ्रूट टाइप होता है सीजोकार। इसी प्रकार कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस होता है खाद्यान्न फसलों का। अब देखिएगा, ये खाद्यान्न फसलें जो है, ये अपने हॉर्टिकल्चर में नहीं है, लेकिन फ्रूट टाइप जो पढ़ रहे हैं उनमें एग्रोनॉमिक क्रॉप्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो जैसे सभी जो खाद्यान्न फसलें, सीरियल्स जो क्रॉप है, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा एटसेट्रा, इन सभी का फ्रूट टाइप कौन सा होता है? कैरियोप्सिस। क्या होता है? कैरियोप्सिस। और मूंगफली का होता है लोमेंटम। मूंगफली का क्या होता है? लोमेंटम। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड फ्रूट टाइप, और थर्ड देखते हैं एडिबल पोर्शन। लास्ट टाइम इसमें से क्वेश्चन आया था, और इसमें से भी जो एग्जाम में पूछा गया था वो पूछा गया था आम का खाने योग्य भाग। अब देखिएगा, सबसे पहले तो अपन देखते हैं एंडोकार्प क्या होता है, मेसोकार्प क्या होता है, एपिकार्प क्या होता है और पेरिकार्प क्या होता है, ये समझिएगा। इसके बाद में ये पढ़ेंगे। अब जैसे अपन देखते हैं एंडोकार्प क्या होता है, मेसोकार्प क्या होता है, एपिकार्प क्या होता है और पेरिकार्प क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अपन ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंगो। अब देखिएगा, जैसे ये मैंगो की गुट्टी है, सीड है इसका, ये इसका पल्प हो गया, गुदा हो गया, और ये इसका बाहर का छिलका हो गया। अब इसमें कौन से भाग को तो एंडोकार्प होंगे, कौन से को मेसोकार्प होंगे, और कौन से को एपिकार्प, और कौन से को पेरिकार्प। अब देखिएगा, मैंगो का जो सीड है, जो गुट्टी है, उस गुट्टी को क्या कहेंगे? याद रखिएगा, मैंगो का एग्जाम्पल के तौर पे मैंगो ले रहा हूं, XYZ, यहां पे चाहे बेर हो चाहे पपाया हो, जो गुट्टी होती है वो गुट्टी कहलाती है सीड। गुट्टी को कभी भी एंडोकार्प नहीं कहते। सबसे इंपॉर्टेंट, एंडोकार्प किसे कहते हैं? मैंगो की जो गुट्टी है, उस गुट्टी के ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर को कहते हैं एंडोकार्प, ना कि गुट्टी को एंडोकार्प कहते हैं। गुट्टी को कभी भी एंडोकार्प नहीं कहते। गुट्टी के बाहर की ओर जो लेयर होती है, उस लेयर को कहते हैं एंडोकार्प। क्या कहते हैं? एंडोकार्प। इसी प्रकार इस लेयर के बाद जो गुदा होता है, वो गुदा कहलाता है मेसोकार्प, जिसे अपन खाते हैं। और बाहर का जो छिलका है वो कहलाएगा एपिकार्प। बाहर का छिलका एपिकार्प हो गया, जो पल्प है गुदा वो मेसोकार्प हो गया, और गुट्टी के बाहर जो लेयर है वो क्या हो गया? एंडोकार्प। जबकि गुट्टी को कहते हैं सीड, क्योंकि गुट्टी को अपन नया पौधा तैयार करने के काम में लेते हैं, कभी भी उसे खाया नहीं जाता। अब देखिएगा, मैंगो का जो खाया जाने वाला भाग है वो है कौन सा? मेसोकार्प। क्योंकि एंडोकार्प भी अपन कितनी कोशिश कर लेना
गुट्टी के बाहर की तरफ जो हार्ड लेयर होती है उससे खाया नहीं जाता। तो एंडोकार्प भी नहीं खाया जाता, बाहर का छिलका भी नहीं खाते। खाते हैं क्या छिलका? बाहर का छिलका भी नहीं खाते। तो ना छिलका खाए तो एपिकार्प भी नहीं खाया जा रहा, एंडोकार्प भी नहीं खाया जा रहा। अब बचा कौन सा? मीजोकार्प। तो मैंगो का खाया जाने वाला भाग कौन सा हो गया? मीजोकार्प। अब देखिएगा एक पेरिकार्प है। अब पेरिकार्प किसे कहते हैं? जिन फ्रूट्स के एंडो, मीजो और एपी तीनों भाग खाए जाते हैं उससे अपन एक साथ कंबाइन में कह सकते हैं पेरिकार्प। क्या कह सकते हैं? पेरिकार्प। याद रखिएगा, पेरिकार्प कभी भी अपन बाहर के अकेले छिलके को नहीं कहते। पेरिकार्प वो होगा जिसके एंडो, मीजो और एपी तीनों भाग खाए जाते हैं, उसे अपन कह सकते हैं पेरिकार्प। समझ में आया? इसी प्रकार देखिएगा दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन पपाया का। पपाया सभी ने देखा है, पपीता। पपीता में भी वही बाहर का छिलका क्या होगा? एपिकार्प होगा। छिलका जैसे अपन ने हटाया, छिलका हटाने के बाद में उसे दो भागों में बीच में से डिवाइड कर दो, अंदर से उसमें से क्या निकले? बीज। अब बीजों को एंडोकार्प कहते हैं क्या? कभी नहीं कहते। बीज हटा दिया, अब छिलका तो एपिकार्प हो गया था। अब इसमें बीजों को हटाने के बाद में पपाया में देखना अपने को कि मीजोकार्प कौन सा होता है, एंडोकार्प कौन सा होता है। आपने कभी देखा हो तो जैसे ही पपाया को दो भागों में डिवाइड किया, बीज जैसे ही निकाले, अंदर की तरफ उसमें एक व्हाइटिश कलर की लेयर होती है पपीता में। उस व्हाइटिश लेयर को कभी भी खाया नहीं जाता। अपन चाकू की सहायता से जब पपीता खाते हैं तो उसको व्हाइटिश लेयर को हटा देते हैं। वो व्हाइटिश लेयर कहलाती है एंडोकार्प। क्या कहलाती है? एंडोकार्प। उसको हटा दिया, बाहर के छिलके को हटा ही दिया था पहले। अब बचा कौन सा? बीच में जो पल्प है, जो गुदा है वो, और उसे कहते हैं मीजोकार्प। क्या कहते हैं? मीजोकार्प। तो पपीता का भी कौन सा खाया जा रहा है? मीजोकार्प। यानी कि ना तो बाहर का छिलका खा रहे, ना अंदर की व्हाइटिश लेयर खा रहे, और बचा कौन सा फिर? मीजोकार्प। तो आम और पपीता दोनों का एडिबल पोर्शन कौन सा हुआ? मीजोकार्प। आया समझ में सभी के? नेक्स्ट देखते हैं, जैसे फर्स्ट है पेरिकार्प। अब मैंने कहा कि जिनके एंडो, मीजो और एपी तीनों खाए जाते हैं उसे कंबाइन में अपन क्या कहते हैं? पेरिकार्प। तो पेरिकार्प ऐसे कौन कौन से फल है जिसका एडिबल पोर्शन पेरिकार्प होता है? अब देखिएगा, इसमें एक तो है बेर। बेर का एडिबल पोर्शन क्या होगा? पेरिकार्प। एक है आंवला। अब देखिएगा, आंवला में आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसके आंसर मिलेंगे। वैसे आंवला का एडिबल पोर्शन होता है मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक्स में आंवले का एडिबल पोर्शन दे रखा है पेरिकार्प। आपको भी याद भी यही करना है। बेर, आंवला और खजूर, इनका जो एडिबल पोर्शन होता है पेरिकार्प। अभी मैंने बताया आम और पपीता का वो क्या होता है? मीजोकार्प। इसी प्रकार अनार का एडिबल पोर्शन होता है जूसी सीड कोट। क्या होता है? जूसी सीड कोट। किसका? अनार का। नेक्स्ट है केला। केला का देखिएगा, केला सभी ने देखा है। मैंने कहा बाहर का छिलका क्या होता है? एपिकार्प। और छिलके के अलावा कुछ छोड़ते हो क्या? कुछ भी नहीं छोड़ते। छिलका हटाया मींस एपिकार्प को हटा दिया। अब अंदर कौन से बचे? मीजो और एंडो। तो केले का कौन सा भाग खाया जा रहा है? मीजोकार्प व एंडोकार्प। इसी प्रकार देखिएगा अमरूद। अमरूद का एडिबल पोर्शन है पेरिकार्प व थैलेमस। कौन सा है? पेरिकार्प व थैलेमस। और जो बीलू होता है, बेलपत्र जिसे कहते हैं, इसका होता है सकुलेंट प्लेसेंटा, रसीला प्लेसेंटा जिसे कहते हैं। इसी प्रकार अंगूर है। अंगूर का एडिबल पोर्शन होगा पेरिकार्प व प्लेसेंटा। क्या होगा? पेरिकार्प व प्लेसेंटा। और जो नींबू वर्गीय फल है, सिट्रस स्पीसीज के फ्रूट्स है, इन सभी का एडिबल पोर्शन होगा जूसी प्लेसेंटा हेयर्स। अरे नींबू वगैरह का अपन जूस बनाते हैं तो उसमें बाहर का छिलके का बनाते हैं, अंदर की जूस का बनाते हैं। अंदर का जूस काम में लेते हैं। तो नींबू चाहे संतरा हो, चाहे माल्टा हो, चाहे नींबू हो, इन सभी का जो एडिबल पोर्शन होता है जूसी प्लेसेंटा हेयर्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आम, पपीता, अनार, केला और बेर। इनका मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आया सभी के? अभी तक अपन ने दो क्वेश्चनों की बात की है। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप में फर्स्ट देखा बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में या तो ओरिजिन का क्वेश्चन आना है, ओरिजिन का नहीं आया तो क्वेश्चन आना है फैमिली का। एक ही क्वेश्चन आना है। दूसरे क्वेश्चन की बात की अपन ने फ्रूट टाइप या एडिबल पोर्शन में। अब की बार 99% एग्जाम में क्वेश्चन आना है फ्रूट टाइप में, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया था एडिबल पोर्शन में से। कभी भी इनमें से दो क्वेश्चन नहीं है दोनों में, या तो फ्रूट टाइप में से क्वेश्चन आ गया तो एडिबल पोर्शन में से नहीं आएगा, और एडिबल पोर्शन में से क्वेश्चन नहीं आएगा तो
फ्रूट टाइप ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन अकॉर्डिंग टू प्रोपोगेशन। अब देखिएगा प्रोपोगेशन को वैसे अलग से भी पढ़ेंगे अपन कंप्लीट कि प्रोपोगेशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, बडिंग क्या होती है, डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन क्लासिफिकेशन जो पढ़ रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। मैंने कहा था एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन की। अब प्रोपोगेशन में से एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो केवल इतना पूछा जाता है एग्जाम में, किसी भी फ्रूट का नाम दे दिया गया, जैसे आम है कि आम का प्रवर्धन मुख्यतया किस विधि द्वारा किया जाता है। कभी भी एग्जाम में ये नहीं आता कि प्रवर्धन किसे कहते हैं, इनका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, कभी नहीं आता है। पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं कि प्रोपोगेशन नहीं देखेंगे। एग्जाम में केवल इतना पूछा जाना है कि किस फ्रूट का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो 100%, 99 नहीं 100% प्रोपोगेशन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। तो जैसे यहाँ पे मैंगो है, अब आम का प्रवर्धन किया जाता है 4 विधियों से, एक तो वीनियर ग्राफ्टिंग से, एक इनआर्चिंग से, एक एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग से, एक सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग से। अब देखिएगा इनके बारे में डिटेल से मैं भी नहीं पढ़ा रहा, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें बताऊंगा वीनियर ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इनआर्चिंग में क्या करते हैं, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में क्या होते हैं। अभी अपन देख रहे हैं ओनली प्रवर्धन, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो पढ़ रहे हैं उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें केवल एग्जाम ये पूछा जाता है, कभी भी एग्जाम ये नहीं है कि वीनियर ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं, इनका वर्णन कीजिए। एग्जाम ये पूछा जाता है कि आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि आम का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो जैसे वीनियर ग्राफ्टिंग पे, इनआर्चिंग पे, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है। अगर मान लीजिएगा 4 ऑप्शन में आ गए, अब उस कंडीशन में जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है अपने को, वो किसको देनी है, वीनियर ग्राफ्टिंग, क्योंकि मुख्यतया जो व्यवसायिक प्रवर्धन के लिए काम में ली जा रही है वो ली जा रही है कौन सी, वीनियर ग्राफ्टिंग। इसमें देखो यह प्रवर्धन की व्यवसायिक प्रचलित व उत्तरी भारत के लिए, उत्तरी भारत में प्रचलित है। तो याद रखिएगा उत्तरी भारत में प्रवर्धन के लिए आम की कौन सी विधि उपयुक्त है, वीनियर ग्राफ्टिंग। व्यवसायिक प्रवर्धित विधि कौन सी है, वीनियर ग्राफ्टिंग। और सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, वीनियर ग्राफ्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट वीनियर ग्राफ्टिंग आएगी। इसी प्रकार दूसरे प्रवर्धन की जो विधि है वो है इनआर्चिंग। अब इनआर्चिंग में आना है प्रवर्धन की सबसे पुरानी विधि है, कौन सी, इनआर्चिंग। और दक्षिणी भारत में सबसे प्रचलित भी कौन सी होगी, इनआर्चिंग। कौन सी होगी, इनआर्चिंग। इसी प्रकार नेक्स्ट है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, या इसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है स्टोन ग्राफ्टिंग। यह विधि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रचलित है। कहां प्रचलित है, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में। कौन सी विधि, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। और लास्ट है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। यह विधि पश्चिमी भारत व शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आम के प्रवर्धन की मुख्य व्यवसायिक विधि पूछी जाती है एग्जाम में, तो कौन सी आएगी, वीनियर ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट है नींबू। अब नींबू का प्रोपोगेशन करते हैं अपन बीज से और एयर लेयरिंग से, बीज द्वारा और एयर लेयरिंग द्वारा। एयर लेयरिंग को हिंदी में कहते हैं गुट्टी दाब। तो नींबू का प्रवर्धन किससे करते हैं, बीज द्वारा और गुट्टी दाब द्वारा। संतरा और माल्टा, संतरा और माल्टा इन दोनों फ्रूट्स का प्रवर्धन किया जाता है टी बडिंग द्वारा, टी कलिकायन द्वारा। नेक्स्ट है पपीता और फालसा। पपीता और फालसा का प्रोपोगेशन करते हैं बीज द्वारा। एग्जाम में केवल विधि का नाम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जैसे पपीता और फालसा का पूछे तो क्या होगा, बीज द्वारा। अंगूर का प्रोपोगेशन करते हैं हार्डवुड कटिंग द्वारा। किससे करते हैं, हार्डवुड कटिंग द्वारा, कठोर तना कलम से। नेक्स्ट है अनार का प्रोपोगेशन करते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग से, अर्ध परिपक्व तना कलम। अब देखिएगा जैसे एग्जाम में आ गया अनार का प्रवर्धन किससे किया जाता है। अब ऑप्शन में हार्डवुड कटिंग है और सॉफ्टवुड कटिंग है, और सेमी हार्डवुड कटिंग है ही नहीं। अगर सेमी हार्डवुड कटिंग होती तो फर्स्ट प्रायोरिटी अनार में देते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग को, अर्ध परिपक्व तना कलम को, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। उस कंडीशन में फिर प्रायोरिटी देंगे अपन हार्डवुड कटिंग को, ना कि सॉफ्ट को। उस कंडीशन में किसको टिक करना अपने को, हार्ड को। और अगर सेमी हार्डवुड ऑप्शन में हो, अर्ध परिपक्व तना कलम ऑप्शन में हो, तो उस कंडीशन में आंसर करना है अर्ध परिपक्व तना कलम। नेक्स्ट है केला। अब केला का प्रोपोगेशन करते हैं स्वार शकर से, वाटर शकर से और उत्तक संवर्धन द्वारा, टिश्यू कल्चर द्वारा। अगर मान लीजिएगा पूछा गया कि केला का प्रवर्धन मुख्यतः किस विधि से करते हैं, अब ऑप्शन में फर्स्ट है स्वार शकर, सेकंड है वाटर शकर,
थर्ड है टिश्यू कल्चर और फोर्थ है टी बडिंग। अब बताओ फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दोगे? उस कंडीशन में फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है अपने को स्वार्ट सकर्स को। और अगर क्वेश्चन आ गया केले का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन में स्वार्ट सकर्स, सेकंड ऑप्शन में वाटर सकर्स, थर्ड ऑप्शन में टिश्यू कल्चर और फोर्थ में आ गया उपयुक्त सभी। उस कंडीशन में आंसर करना है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है खजूर। अब खजूर की बात करें तो खजूर का प्रोपोगेशन करते हैं ऑफशूट सकर्स द्वारा। किससे करते हैं? ऑफशूट सकर्स द्वारा। खजूर का प्रोपोगेशन किससे करते हैं? ऑफशूट सकर्स द्वारा। अब देखिएगा इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजूर के प्रवर्धन के लिए जो ऑफशूट सकर्स काम में लेते हैं उसका वजन कितना होता है। तो वजन याद रखिएगा 8 से 12 केजी। कई बुक्स में मिलेगा आपको 6 से 8 केजी, लेकिन आपको याद रखना है 8 से 12 केजी प्रति सकर्स। कितना याद रखना है? 8 से 12 केजी। जो खजूर का प्रोपोगेशन वो करते हैं ऑफशूट सकर्स द्वारा। नेक्स्ट है आंवला। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनोला का एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। आंवले का प्रोपोगेशन करते हैं पैच बडिंग द्वारा। किससे करते हैं? पैच कलिकाइन द्वारा। बेर है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में बेर का क्वेश्चन आया था कि बेर का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है। अब ऑप्शन में रिंग बडिंग भी था और टी बडिंग भी था, दोनों ऑप्शन अलग अलग थे। उस कंडीशन में जो आंसर माना गया तो माना गया था रिंग बडिंग, रिंग कलिकाइन। तो बेर का प्रोपोगेशन रिंग बडिंग और टी बडिंग दोनों द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर चारों ऑप्शंस अलग अलग हो उस कंडीशन में फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है रिंग बडिंग को। किसे देनी है? रिंग बडिंग को। तो बेर का प्रोपोगेशन किससे करते हैं? रिंग बडिंग और टी बडिंग दोनों द्वारा। इसी प्रकार अमरूद है, अमरूद का प्रोपोगेशन करते हैं स्टूलिंग द्वारा। स्टूलिंग को माउंट लेयरिंग भी कहते हैं और डेरी दाब भी कहते हैं। इसी प्रकार लेहसुआ, लेहसुआ का प्रोपोगेशन करते हैं कलम द्वारा व टी कलिकाइन द्वारा। कलम द्वारा व टी कलिकाइन द्वारा। और बीलुया जिसे बेलपत्र कहते हैं इसका प्रवर्धन भी करते हैं पैच बडिंग द्वारा, पैच कलिकाइन द्वारा। ये हो गया प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में से 100% एक क्वेश्चन आना है और केवल इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है कि किस फ्रूट का किस विधि द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है।